चैप्टर फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्लास सेवन्थ का है। इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशंस विच मेक अप देयर इन्वायरमेंट। आगे हम देखते हैं क्या है क्या ये environment. The term environment refers to the surroundings or conditions within which a person, animal or a plant exist. कहते हैं कि ये जो शब्द environment है, वातावरण शब्द जो है, environment का मीन्स होता है वातावरण, refers ये इंगित करता है to the surroundings or condition within which a person, animal or plant exist. मतलब ऐसी स्थिति को और जिसमें मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित होते मतलब पाए जाते हैं, उनकी स्थिति को ये दिखाता है, उनके वातावरण को। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। ये जो है कॉम्बिनेशन है ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। मतलब फेनोमेना मीन्स होता है घटना। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का एक मिला जुला रूप है, कॉम्बिनेशन है। Natural environment means both biotic and abiotic condition existing on earth. Natural environment means both biotic and abiotic condition existing on earth. कहते हैं जो प्राकृतिक वातावरण है इसका मतलब होता है both biotic and abiotic. Biotic means होता है जैविक, जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, हर तरीके के। एंड एबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स, अजैविक चीज़ें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ कि इसमें पाए जाते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर्स टू एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन एमंग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है मीन्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पे पाई जाने वाली जैविक और अजैविक कंडीशन स्थितियाँ जो होती हैं वो प्राकृतिक वातावरण में शामिल होती हैं, मतलब प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर्स टू एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन एमंग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। अब ये जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है मतलब जो मानव निर्मित वातावरण है, इसमें हम देखेंगे कि रेफर्स ये इंगित करता है जो कार्यशैली, क्रियाकलाप है, क्रिएशंस है, इंटरेक्शन जो अंतःक्रिया होती है ना लोगों के बीच में, विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में, उसे हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट द नेचुरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशन, एनिमल etc आर क्रिएटेड बाय नेचर। वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति। द नेचुरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन्स जो प्राकृतिक तत्व हैं जिसमें पर्वत हैं, नदियां हैं, वनस्पति, जीव जंतु हैं, जानवर, etc आर क्रिएटेड बाय नेचर, इन्हें प्रकृति ने बनाया है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्हें प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। इनमें एबायोटिक मतलब जो प्राकृतिक वातावरण है इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक तत्व दोनों होते हैं इसमें। The human-made elements such as agriculture, industry, settlements, means of transport is etc are created by human beings। अब ये जो है एग्रीकल्चर है और ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई है। Therefore it is called human-made environment, और इसलिए मतलब जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है उसे ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखते हैं या ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। Human beings develop these features to live comfortably in their environment। अब ये कहते हैं कि human being develop these features to live comfortably in their environment की ये जो चीज़ें ईजाद की हैं लोगों ने वो अपने मतलब वो आराम से अपना जीवन यापन करें इसलिए उन्होंने ईजाद की है। मतलब मनुष्यों ने जो भी चीज़ों को निर्मित किया है वो अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। The two types of environment interact with one another। कहते हैं the two types of environment जो दो प्रकार के वातावरण हैं interact वो interact होते हैं with one another, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। They change in course of time from place to place due to natural processes and human activities। अब कहते हैं they change in course of time, जैसे जैसे समय के अकॉर्डिंग वो चेंज भी होते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब स्थान स्थान पे वो चेंज होते हैं ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस
नेचुरल प्रोसेस जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उसके और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इन दोनों के अंतर्गत मतलब ये चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। नेक्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव, और जीव वो होते हैं जो जीवित होते हैं, जैसे इंसान है, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है, जीव का जो प्राकृतिक वातावरण है, कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, उनमें निहित होता है। कंसिस्ट मीन्स होता है निहित होना या शामिल होना। इसमें शामिल होते हैं दोज एलिमेंट्स, वे तत्व दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, जिससे प्रकृति ने दिया है। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। और जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। मेड अप ऑफ दो कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। दो प्रकार के कंपोनेंट से बने होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जैसा मैंने पहले भी बताया था। लेट्स ब्रीफली डिस्कस देम। कहते हैं चलो मैंने शॉर्ट में चलो इसे संक्षिप्त में हम पढ़ते हैं कि है क्या। बायोटिक कंपोनेंट्स। द बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज लिविंग बीइंग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, plants and animals including man। कहते हैं द बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज मीन्स होता है शामिल करना, लिविंग बीइंग लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में जो बायोटिक जैविक घटक है इसमें शामिल होते हैं लिविंग बीइंग लिविंग बीइंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, प्लांट्स पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, एनिमल्स और इंसान भी इसमें शामिल है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लिविंग और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लिविंग और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसे लिविंग या फिर बायोलॉजिकल, मतलब जो आप सजीव और निर्जीव पढ़ते आते हो तो ये सजीव वस्तु इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, लिविंग और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इन्हें ही बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स होता है जीवमंडल। Abiotic components. The abiotic components comprise the inorganic or non-living things in the environment based on the physical state and characteristics they are divided into। इसमें कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज, एबायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल होते हैं तो इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के इनऑर्गेनिक और अजैविक और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड करेक्टरिस्टिक, फिजिकल या जो भौतिक स्थिति होती है उनकी विशेषताएं होती हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू, जिसमें वो डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं। नेक्स्ट वन है लिथोस्फेयर। अब इसे हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर मीन्स होता है स्थल मंडल। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स, जो मजबूत क्रस्ट होती हैं, रॉक्स होती, चट्टानें होती हैं, फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिनसे अर्थ का सरफेस बनता है, धरातल बनता है, इस कॉल्ड लिथोस्फेयर, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। द वर्ड लिथो मीन्स रॉक्स और स्टोन्स एंड स्फेयर मीन्स डोमेन, सो द टर्म लिथोस्फेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉक स्फेयर। अब इसमें है द वर्ड लिथो मीन्स होता है जो लिथोस्फेयर का, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लिथो मीन्स होता है रॉक्स और स्टोन्स, चट्टाने या फिर स्टोन पत्थर होंगे, ठीक है। एंड स्फीयर मीन्स डोमेन मीन्स होता है क्षेत्र। सो द टर्म लिथोस्फेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉक स्फेयर, मतलब जो चट्टाने होंगे, चट्टानों वाला भाग उसे हम कहेंगे, पत्थरों वाला भाग उसे हम चट्टान कहेंगे। तो अब ये जो है कि सो द टर्म लिथोस्फेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉक स्फेयर, इसे हम रॉक स्फेयर भी कह सकते हैं। लिथोस्फेयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 km। अब ये कहते हैं कि लिथोस्फेयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 km, मतलब ये जो लिथोस्फेयर होता है लगभग 100 किलोमीटर में ये लगभग फैला हुआ होता है। इसकी थिकनेस जो होती है, थिकनेस होती है 100 किलोमीटर तक की। इट इज़ इरेगुलर इन शेप,
एंड नॉट स्मूथ लाइक ए टेबल टॉप। अब ये कहते हैं कि इट इज़ इरेगुलर इन शेप, इसकी आकृति इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, मतलब एक जैसी आकृति नहीं होती। एंड नॉट स्मूथ लाइक ए टेबल टॉप, और टेबल टॉप की तरह ये स्मूथ नहीं होता है। इट इंक्लूड्स द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटो, वैलीज etc। अब इसमें आप देखोगे टेबल टॉप की तरह स्मूथ नहीं होता और इरेगुलर शेप्स होते हैं। तो इसमें कैसे कैसे, इट इंक्लूड्स द वेरियस लैंडफॉर्म, विभिन्न लैंडफॉर्म मीन्स होता है भू आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ होती हैं, जैसे माउंटेन्स होंगे वो ऊंचे ऊंचे होंगे, प्लेन्स मैदान होंगे वो समतल होंगे, प्लेटो पठार, और वैलीज घाटियाँ etc। द पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर इज also uneven and not smooth surfaced। द पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर इज़ ऑल्सो अनइवन, कि जो ओशन होते हैं, महासागर होते हैं, जो उनके जो फर्श मतलब उनका जो क्षेत्र होता है, हम कह सकते हैं कि जो हाँ जो उनकी सरफेस होती है, धरातल होता है, वो भी अनइवन होता है, असमतल होता है। एंड नॉट स्मूथ सरफेस्ड, और उनकी जो सरफेस है वो भी स्मूथ नहीं होती है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस mineral wealth, forest, grassland, agriculture land and land for human settlements। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस, लिथोस्फीयर जो होता है स्थल मंडल में हमें मिलता है मिनरल, खनिज तत्व पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट जंगल होते हैं, ग्रास लैंड होते हैं, घास के मैदान, एग्रीकल्चर कृषि योग्य भूमि होती है, एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, और जिसमें इंसान रहते हैं ऐसे लैंड्स भी होते हैं। मतलब जो हमारे आसपास या फिर हम देखेंगे चट्टानें, ये सारे हमारे लिथोस्फीयर के पार्ट होते हैं। अर्थ डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर, द हाइड्रोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। हाइड्रोस्फीयर जो होता है कि पृथ्वी का वह भाग होता है जिसे वाटर से जो वाटर से कवर्ड होता है, मतलब कि जो भूमि होती है वहाँ पर जो वह क्षेत्र जहाँ पर जल पाया जाता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। द वाटर on the earth found in oceans, seas, rivers, lakes and streams etc and in the forms of ice and snow together make the hydrosphere। अब अर्थ में जो अर्थ फाउंड इन ओशन, अर्थ पर जो पानी पाया जाता है भूमि पर, उसमें महासागर हैं, सागर, नदियाँ, झीलें, एंड स्ट्रीम्स मीन्स होता है जलधाराएँ etc एंड इन द फॉर्म ऑफ आइस, और इसके साथ ही साथ मतलब जो वाटर का फॉर्म है, जल जो विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जैसे महासागर, सागर, नदियाँ और झीलें, जलधाराएँ, इसके साथ ही साथ आइस के रूप में, बर्फ़ के रूप में भी पाए जाते हैं। निश्नु टुगेदर मेक द हाइड्रोस्फीयर, ये सारे हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं जलमंडल। It occupies a major part of the Earth's surface and has an important of its It occupies a major part of the Earth's surface and has an importance of its own। वे कहते हैं it occupies a major part, ये पृथ्वी का काफ़ी हिस्सा कवर करते हैं, surface and has an importance of its own, और इसका अपना महत्व भी है। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। अगर हम देखें टोटल अर्थ जो होती है उसमें 70% वाटर से हमारी अर्थ जो है कवर्ड है। ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते पानी के बिना। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीवित जीव जंतु के लिए पानी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट वन है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लानट, अर्थ एक अद्भुत ग्रह है। इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लानट्स। इसके जो मतलब अब ये अलग कैसे है, सबसे अलग कैसे है, इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लानट्स। कि अगर हम देखें कि हमारा जो है सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट की बात हुई है, लेकिन उसमें से पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, मतलब जहाँ पर जीवन पाया जाता है। मतलब 8 प्लैनेट में से सिर्फ पृथ्वी ही
ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो इसलिए ये क्या है, अपने आप में अद्भुत है, अलग है, सबसे अलग है। Its capacity to support life makes it different from all other planets. The Earth is surrounded by an envelope of air which is called atmosphere. कहते हैं the Earth is surrounded by an envelope of air. ये हवाओं से ढका हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है, विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसे एटमॉस्फेयर वातावरण कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं कि अर्थ के सरफेस से लगभग 1000 किलोमीटर तक ये जो है विस्तृत है एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज ए मिक्स ऑफ गैसेज विच चेंज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। द लेयर ऑफ एयर, जो हवाओं की लेयर है, विच सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करती है, इज ए मिक्स ऑफ गैसेज। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, पाई जाती हैं। मीन्स चेंज विद एल्टीट्यूड, जो कि एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे आते आते इसका वो चेंज होता जाता है। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। कहते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षित करने की जो क्षमता है अर्थ की, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इसी की वजह से जो एटमॉस्फेयर है ये इसमें होता है। द एटमॉस्फेयर हैज ऑल्सो द एटमॉस्फेयर ऑल्सो है डस्ट एंड वाटर वेपर। जो एटमॉस्फेयर है इसमें डस्ट होती है, धूलकण होते हैं, डस्ट होते हैं, एंड वाटर वेपर, जलवाष्प होते हैं। चेंज इन द एटमॉस्फेयर अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। और जो एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होता है उसकी वजह से वेदर, मौसम में और जलवायु में परिवर्तन होता है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वर्क्स एज ए शील्ड ऑफ द अर्थ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। वे कहते हैं द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वर्क्स एज ए शील्ड ऑफ द, शील्ड मीन्स होता है कवच, ठीक है, सुरक्षा कवच। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वर्क्स एज ए शील्ड ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के कवच के रूप में होता है एटमॉस्फेयर। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल रे, जो हानिकारक किरणें होती हैं इन्हें उनसे बचाता है। स्कॉचिंग हीट, और जो झुलसाने वाली उष्मा होती है उससे बचाता है जो पृथ्वी को, मतलब जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं ना, इन सारी चीज़ों से हमें एटमॉस्फेयर बचाता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। द थ्री स्फीयर्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट टू फॉर्म ए नैरो जोन ऑफ इंट्रैक्शन द बायोस्फीयर वी सपोर्ट लाइफ। अब यहाँ पर बायोस्फीयर मीन्स होता है जीवमंडल। द थ्री स्फीयर, जो 3 स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, मीट टू फॉर्म ए नैरो जोन ऑफ इंट्रैक्शन। अंतःक्रिया का एक नैरो जोन बनाते हैं द बायोस्फीयर, जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है। विच सपोर्ट्स लाइफ, और बायोस्फीयर में जीवन पाया जाता है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। इसलिए इसमें बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बायोस्फीयर इज़ ए यूनिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर जो होता है अर्थ का एक यूनिक अद्भुत अंग होता है। आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ बायोस्फीयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल। कि अगर हम देखें जो जीवमंडल है, बायोस्फीयर के बाहर कोई भी जीवन पाया नहीं जाता है। बायोस्फीयर इज़ ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। आप कहते हैं बायोस्फीयर इज़ ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर जो होता है वो पृथ्वी का बहुत खूबसूरत सा भाग होता है, बहुत खूबसूरत सा हिस्सा होता है, अंग होता है। विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। Other planets do not have biosphere. Other planets do not have biosphere. जो अन्य ग्रह हैं उनमें बायोस्फीयर नहीं पाया जाता है। Each organism in the biosphere has certain limiting conditions for its growth and survival. कहते हैं each organism, जितने भी जीव हैं, हर जीव के in the biosphere, जीवमंडल में पाए जाने वाले सारे जीवों का has certain limiting condition for its growth, उनके वृद्धि का और वृद्धि और विकास के certain जो है मतलब सीमित स्थिति होती है जिसमें वो बढ़ते हैं और सर्वाइव करते हैं। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन आर रिलेटेड टू द प्रिवेलिंग फिजिकल इन्वायरमेंट नोन एज हैबिटेट।
अब ये समझने वाला वर्ड है हैबिटेट होता है आश्रय स्थल। अब यहाँ पर देखेंगे द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, मतलब किसी क्षेत्र विशेष पर पाया जाने वाला, ठीक है, जीव जंतु या फिर कह सकते हैं प्लांट्स जो होते हैं आर रिलेटेड टू द प्रिवेलिंग फिजिकल इन्वायरमेंट नोन एज, उन्हें हम कहते हैं कि जो फैले हुए होते हैं, मतलब कुछ निश्चित क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उन्हें हैबिटेट कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट डिपेंड ऑन वन अनदर। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, लिविंग इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, जो विशेष वातावरण में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, डिपेंड ऑन वन अनदर, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर इंटरेक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट एंड विद वन अनदर। कहते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर, जीवमंडल के सारे जीव जो होते हैं, इंटरेक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट, जो भौतिक वातावरण है, और एक दूसरे से वो अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. It's a system formed by the interaction of all living organisms. अंतःक्रिया होता है कि जिनमें हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो यहाँ पर है अंतःक्रिया मीन्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इट्स ए सिस्टम फॉर्म बाय ए इंट्रैक्शन। इकोसिस्टम जो होता है एक सिस्टम होता है जो इंट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, और जो वहाँ के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, उनके संपर्क में जब आते हैं तो इकोसिस्टम बनता है जिसमें वो रहते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर एंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। कहते हैं ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं और मानव हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पर निर्भर है, ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग्स, जहाँ पर वो वर्तमान जो उनकी सराउंडिंग होती है, आप नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण की जो होती है, उनकी वर्तमान स्थिति होती है। देयर कुड बी डिफरेंट इकोसिस्टम इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स लाइक desert, mountains, dense forest, grassland, river, oceans and even in ponds। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति होती है हर जीव की, वो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। अब यहाँ पर देयर कुड बी डिफरेंट इकोसिस्टम, और हर जगह एक तरीके का एक ही तरह के इकोसिस्टम नहीं पाए जा सकते हैं। देयर कुड बी डिफरेंट इकोसिस्टम इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, मतलब विभिन्न प्रकार के वातावरण में विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। लाइक जैसे डिजर्ट है कि रेगिस्तान है, वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा, माउंटेन्स का अलग होगा, डेंस फॉरेस्ट जो घना जंगल होता है वहाँ का अलग होगा, ग्रास लैंड, रिवर, ओशन एंड इवन इन पॉन्ड्स, मतलब हर जगह का इकोसिस्टम जो है ना ये चेंज होता रहता है। इकोसिस्टम हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब कहते हैं इकोसिस्टम हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। These can be divided into 3 categories: producers, consumer and decomposer। और इन्हें जो है, जो इकोसिस्टम है, इसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता, एंड उत्पादक जो उत्पादित करता है, और कंज्यूमर मीन्स होता है उपभोक्ता जो कंज्यूम करता है, एंड डिकम्पोजर अपघटक। ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम। और कोई भी इकोसिस्टम हो, कहीं का भी हो, चाहे डिजर्ट का हो या फिर माउंटेन या फिर डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, मतलब कहीं का भी हो, वो क्या होता है कि उनमें ये तीनों चीज़ें पाई जाएंगी, मीन्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम हो, उनका ये तीनों इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। द प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स। अब प्रोड्यूसर में कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द प्रोड्यूसर्स
आर द ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है द कंपोजर्स। द कंपोजर्स आर एनिमल्स एंड दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विच ईट द प्लांट्स। अभी कहते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, ये वे जानवर होते हैं जो एंड दे गेट दियर एनर्जी, उन्हें जो ऊर्जा मिलती है फ्रॉम द प्लांट्स, ये सीधे ये मतलब ये शाकाहारी होते हैं और ये प्लांट्स खाते हैं, और फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट द प्लांट। नेक्स्ट है द डिकम्पोजर्स are organisms like bacteria and fungi that break down dead plants and animals into organic material that go back to soil, and that is where the cycle restart। कहते हैं ये अपघटक होते हैं जो क्या है, मरे हुए जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उन्हें क्या उनका ये डिकम्पोज करते हैं और उन्हें फिर से वापस मिट्टी में मिला देते हैं। नेक्स्ट है, और वहीं से फिर से ये जो साइकिल है रीस्टार्ट होती है, मतलब फिर से वहाँ से पेड़ पौधे उगते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, कोई उन्हें खाता है, फिर उन्हें कोई खाता है, मतलब यही सारी ये जो रिसाइकिल है ना ये चलती रहती है। नेक्स्ट है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग thing to another in the form of various food chains, and many different food chains link up to form food webs। कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर, जो एनर्जी है वो एक जीवित प्राणी से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फूड चेन, ये फूड चैन के रूप में चेंज होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। एंड मैनी डिफरेंट फूड चेन्स लिंक अप टू फॉर्म फूड वेब्स, और ये जो होते हैं कि ये विभिन्न मैनी डिफरेंट फूड चेन्स, ये जो फूड चेन्स होते हैं ये लिंक करते हैं, फूड वेब बनाते हैं। ऑल द फूड वेब्स आर डेलिकेटली बैलेंस्ड, और ये जो फूड वेब होते हैं, खाद्य जाल होते हैं, ये बहुत मतलब इनमें क्या है कि ये बहुत नाजुकता से या फिर कह सकते हैं कि स्मूथली वर्क करते हैं, और इनमें अगर एक भी टूटा तो क्या होगा कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये संतुलित होते हैं। सो इफ़ वन लिंक इन द वेब इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर नष्ट होता है एक लिंक नष्ट होता है, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म विल बी अफेक्टेड, और इसमें फिर क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे इससे प्रभावित हो जाएंगे। ये पिक्चर है फूड वेब की। नेक्स्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट। Human beings are part of the environment in which they live। Human beings are part of environment की ये वातावरण के भाग होते हैं, हिस्सा होते हैं, in which they live जिसमें वो रहते हैं। They are to an extent influenced by the environment, कहते हैं they are to an extent influenced by the environment, ये वातावरण से काफ़ी प्रभावित होते हैं। They are also able to adopt and modify the environment according to their needs, और ये एबल होते हैं, इस योग्य होते हैं कि मतलब इनकी जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से, या फिर इन्वायरमेंट जैसा होता है अपने आप को वो उसके अनुकूल कर लेते हैं, या उसमें थोड़ा उसमें चेंज भी कर सकते, परिवर्तन कर लेते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे हैव सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर। अब जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होगी, तकनीकी में जो विकास हुआ है, इसकी वजह से ये जो है कंट्रोल काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करने में सक्षम हो गए हैं नेचर को। द इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कहते हैं जो अंतःक्रिया होती है ह्यूमन बींग की नेचर के इन्वायरमेंट के साथ में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये समय समय पर और स्थान स्थान पर ये परिवर्तित भी होती रहती है। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन। In spite of all the developments, the physical environment still provides human being with their material needs। In spite all the developments, जो ये इतने विकास हुए हैं, इनके अतिरिक्त क्या होता है, इनके बावजूद भी the physical environment, जो भौतिक वातावरण है, still provides human beings with their material needs।
कहते हैं इन सब के बाद ये प्रोवाइड करते उपलब्ध कराता है मानव को विद देयर मटेरियल नीड्स, जो उनकी मटेरियल नीड्स होती हैं ना, भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें वो प्रोवाइड करता है। द प्राइमरी एक्टिविटीज़ फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग स्टिल प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स विदाउट विच एडवांस्ड सोसाइटीज़ कैन नॉट सर्वाइव एंड प्रोग्रेस। मतलब कुछ चीज़ें हैं कि ये चेंज कर सकते हैं एडवांसमेंट की वजह से, या फिर भी क्या है कि ये जो डिपेंड है ना, ये अर्थ पे टोटली डिपेंड है। अगर हम देखें कि जो नीड्स है, जो उनकी फिजिकल नीड्स होते हैं, मटेरियल नीड्स हैं, वो हमारा ये प्रोवाइड करती है अर्थ। द प्राइमरी एक्टिविटीज़ फार्मिंग लाइक फार्मिंग कृषि, ठीक है, फिशिंग मछली पकड़ने का जो कार्य है, फॉरेस्ट्री जंगल एंड माइनिंग स्टिल प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल, ये फूड प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल कच्चा माल देते हैं, ठीक है, उपलब्ध कराते हैं। विदाउट विच, जिसके बिना एडवांस सोसाइटी, जो विकसित सोसाइटी समाज हैं, विकसित समाज हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं या प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़ ऑल्सो पोज द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन बींग्स जो जीव हैं एंड देयर एक्टिविटीज़, और उनकी जो क्रियाकलाप है, उनकी जो गतिविधियाँ हैं, पोज द ग्रेट डेंजर टू द इन्वायरमेंट, ये बहुत बड़ा खतरा भी है, ठीक है। राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब मानव सभ्यता का उदय हुआ था, पीपल हैव नॉट ओनली यूज नेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस and fulfillment of needs but also exploited and misuse it to a certain extent। कहते लोग जो हैं, जब स्टार्टिंग हुई थी मानव सभ्यता का, जब विकास हुआ था, पीपल हैव नॉट ओनली यूज नेचर, उन्होंने प्रकृति का केवल प्रयोग ही नहीं किया, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए, एंड फुलफिलमेंट, उनकी जो नीड्स हैं ऑफ नीड्स, बट ऑल्सो एक्सप्लॉइट, उनका शोषण भी किया, एंड मिसयूज, उनका मिसयूज भी किया, इट टू ए सर्टेन एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, ठीक है, एक निश्चित सीमा तक कह सकते हैं। दस दे हैव डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, और इस प्रकार उन्होंने असंतुलित कर दिया है, जो प्राकृतिक संतुलन है उसे असंतुलित कर दिया है। एलन चर्चिल सैम्पल 1863 to 1932 वॉज एन अमेरिकन जियोग्राफर। ये एलन चर्चिल सैम्पल जो है, ये एक अमेरिकन जियोग्राफर थी, भूगोलवेत्ता थी। सी स्टडीड द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम देखेंगे इसमें क्या है। द अर्थ इज़ द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। द नेचुरल environment consists of biotic and abiotic components. The earth is a unique planet. Its capacity to support life makes it different from all other planets. Ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each other. Human beings and their activities also represent the greatest danger to the environment. कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट, पीपल, प्लेस एंड थिंग्स वी सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। बायोटिक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, ह्यूमंस etc. एबायोटिक, ऑल लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर, एयर etc. हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर, जो पानी वाला क्षेत्र होता है, जल क्षेत्र को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एयर और ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, जो पृथ्वी को, मतलब लेयर होते हैं या ब्लैंकेट कह सकते हैं, जो हवाओं का वो होता है, घेरा होता है, जो पृथ्वी को घेरे हुए होती है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। इकोसिस्टम, सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। यहाँ पर फर्स्ट वन है, फर्स्ट का होगा natural environment consists of both biotic and abiotic component. Next one is the abiotic components. Abiotic components consist of hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Agriculture, industries, settlement are human made elements. Next, the solid crust of rocks forming the surface of the earth is called lithosphere. The interaction of human beings with the environment is complex in nature. The narrow zone of interaction
Among the three spheres which support the survival of life is known as biosphere. The abiotic components are divided into the hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Lithosphere is irregular in shape. Many different food chains link up to form a food web. The layer of the earth which surrounds the earth is atmosphere. Environment is a combination of natural and human-made phenomena. सही है ये. The abiotic components of natural elements. Sorry, the abiotic components of natural environment comprise air, water and soil. ये भी सही है. कंज्यूमर्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड. बिल्कुल गलत है ये. कंज्यूमर्स नहीं होते, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं. About 50% of the earth's surface is covered with water. No, ये भी false है क्योंकि 70% होता है. The word litho means rock और stone. सही है ये.